बंगाल की खाड़ी, समुद्र का वो हिस्सा जो अपने अंदर न जाने कितने राज, कितनी अनकही कहानियां और कितनी डूबी हुई आत्माएं छुपाए बैठा है। मछुआरों के लिए ये समंदर कभी वरदान बन जाता है तो कभी ऐसा अभिशाप जिससे कोई बच नहीं पाता। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से निकले 5 बहादुर मछुआरे अपनी छोटी सी नाव मां गंगा 12 पर मछली पकड़ने के लिए रोज की तरह गहरे समुद्र की ओर निकलते हैं। लेकिन इस बार उनकी किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। 5 लोग गए थे पर वापस सिर्फ 2 आए। क्या हुआ उन तीनों के साथ? नाव आखिर कहां गायब हो गई? और बंगाल की खाड़ी के उस डरावने हिस्से में ऐसा कौन सा रहस्य छुपा है जो आज तक किसी को पूरी तरह समझ नहीं आया? दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल अनटोल्ड कहानियां पर। आज हम लेकर आए हैं कोलकाता के 5 मछुआरों की एक सच्ची, भयावह और रहस्यमयी कहानी और उनकी उस नाव की दास्तां। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा ये कहानी आप कहां से सुन रहे हैं? किसी शहर की तेज भागदौड़ से, या किसी गांव की शांत गलियों से, या शायद किसी समुद्र किनारे बैठकर? क्योंकि आपके कमेंट हमें ये एहसास दिलाते हैं कि आप हमारे साथ इस रहस्यमयी सफर पर चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साल 2009 की बंगाल की खाड़ी में घटी एक सच्ची घटना से। दक्षिण बंगाल का इलाका, सुंदरबन की नमी भरी हवाएं, मैंग्रोव के पेड़, गंगा का फैलता हुआ डेल्टा और समुद्र का अनंत विस्तार। इसी धरती पर रहते थे 5 मछुआरे, हरन, गोपी, निताई, बबलू और कैलाश। पांचों एक परिवार की तरह थे। खून से नहीं, काम की मुश्किलों से, तूफानों से, समुद्र के डर से और भूख प्यास से बने हुए रिश्ते जिनको तोड़ना आसान नहीं होता। ये कहानी शुरू होती है लाटाबाड़ी घाट से, जहां सुबह की पहली रोशनी अभी हवा में घुल ही रही थी। सुबह की हल्की सी ठंड, धुंधली हवा और चाय की केतली से उठती भाप, इसी माहौल में 5 मछुआरे अपनी पुरानी लेकिन मजबूत नाव मां गंगा 12 तक पहुंचते हैं। हरन सबसे पहले पहुंचता है। गहरे भूरे रंग की त्वचा, माथे पर पसीने की बूंदें और हाथ में पुराना सा कंपास। उसकी चाल में सालों का अनुभव साफ दिखाई देता था। गोपी हमेशा की तरह सबसे ज्यादा बातें करने वाला, हंसता, चिल्लाता, मजाक उड़ाता हुआ। अरे हरंदा, आज जल्दी चलेंगे, सुना है आज गहरे पानी में बड़ी बड़ी चाली मछलियां दिखने वाली हैं। एक बार सही जगह मिल जाए 2 दिन की कमाई 1 दिन में हो जाएगी। निताई चुप सा, उसके दिल में हमेशा एक बेचैनी रहती थी, लेकिन वो बोलता बहुत कम था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर हमेशा दिखाई देता। बबलू सबसे छोटा, 22 साल का, पहली बार इन 5 के साथ गहरे समुद्र में जा रहा था। दिल उत्साह से भरा लेकिन डर भी बराबर लगा हुआ। और आखिर में कैलाश, थोड़ा कम बोलने वाला, पर नाव का इंजन, रेडियो, बैटरी सब कुछ इसी की जिम्मेदारी। कहते हैं अगर इसने नाव छोड़ दी तो नाव 1 घंटे में कबाड़ बन जाएगी। 5 सामान लादते हैं, ड्रम में डीजल, खाना पीना, जाल, रस्सियां, औजार, सब कुछ अपनी जगह बांधते हैं। सब तैयार था, बस नाव धकेलनी थी कि तभी घाट के कोने पर खड़ी एक बूढ़ी औरत इन्हें गहरी नजरों से देखती है। उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। एक और मछुआरा मजाक में बोला, क्या हुआ माशी, आज इन पर नजर क्यों गड़ा रही हो? बूढ़ी औरत ने बेहद धीमी, कांपती हुई आवाज में कहा, आज K12 रूट मत लेना, सब ठहर गए। वो रास्ता आज ठीक नहीं है, आज रात रोशनी डूब जाएगी। गोपी तुरंत हंसकर बोला, अरे माशी, ये क्या डराती हो, हम लोग नई ज्वार के हिसाब से चलेंगे, सब ठीक है। हरन ने सिर झुकाकर प्रणाम किया, पर उसके चेहरे पर भी एक पल के लिए बेचैनी दिखाई दी। शायद क्योंकि K12 रूट के बारे में कहानियां उसने पहले भी सुनी थीं, जहां नावों का कंपास घूमने लगता है, जहां पानी का रंग बदल जाता है, जहां लोग कहते हैं रोशनी डूब जाती है। लेकिन पैसा, जरूरत, जोखिम, ये तीनों इंसान को सही गलत का हिसाब मिटाने पर मजबूर कर देते हैं। और 5 ने उस चेतावनी को हवा में उड़ा दिया। नाव अब गांव से दूर निकल चुकी थी।
धूप हल्की थी, हवा में नमक की खुशबू और आसमान में उड़ते पक्षी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। हरन ने कंपास देखा, ईस्ट की तरफ चलना है, 2 घंटे में अच्छी जगह मिल जाएगी। निताई धीरे से बोला, आज हम K12 रूट के काफी पास होकर जाएंगे, है ना? हरन ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, हम GPS देख रहे हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन भाई, समुद्र की बात ना मानी जाए तो समुद्र मनवाता है। दोपहर के करीब पहुंचते पहुंचते सब कुछ बदल गया। हवा अचानक पूरी तरह बंद हो गई, लहरें एकदम सीधी हो गईं, जैसे किसी ने समुद्र को रोक दिया हो। बबलू ने डरते हुए पूछा, दादा, हवा क्यों नहीं चल रही? कैलाश ने रेडियो चेक किया, तूफान का कोई अलर्ट नहीं, पानी ऐसा शांत तो मैंने कभी नहीं देखा। हरन भी परेशान हो गया, लेकिन वो खुद को शांत दिखाता रहा। तभी रेडियो में एक अजीब आवाज आई, पहले तो हल्की सी स्टैटिक नॉइज और फिर वापस लौट जाओ। सबके होंठ सूख गए। गोपी धीरे से बोला, कौन बोल रहा है? कैलाश ने तुरंत कहा, ये चैनल कोई नहीं यूज करता, ये आर्मी का रिजर्व चैनल है। बबलू ने कांपते हुए पूछा, तो ये आवाज कहां से आई? किसी के पास जवाब नहीं था। शाम ढलने लगी। सूरज आज नारंगी नहीं, गहरा पीला नहीं, बल्कि मरा हुआ सा ग्रे लग रहा था। सब समझ नहीं पा रहे थे कि ये कौन सा मौसम है। तभी धड़ाम, बोट के नीचे से पहला जोरदार झटका लगा। निताई चौंक कर बोला, ये क्या था? दूसरा झटका इससे भी जोरदार। नाव दाईं तरफ हिलने लगी। गोपी चीख पड़ा, अरे नीचे क्या है, वेल या कुछ और? हरन ने टॉर्च उठाई, नीचे झुककर पानी में देखा। कुछ नहीं, बस गहरा, थका हुआ काला पानी। पर वो ये बात नहीं जानता था कि कुछ देखने लायक चीजें दिखती नहीं, महसूस होती हैं। रात होते होते समंदर पर हल्का कोहरा छाने लगा। पर अजीब बात ये थी, हवा ठंडी लेकिन कोहरा गर्म। ऐसा कोहरा किसी ने जीवन में नहीं देखा था। निताई बेचैनी में बोला, दादा, ये सही नहीं है। कैलाश ने कहा, GPS सिग्नल वीक हो रहा है, कंपास फिर घूम रहा है। और तभी टॉर्च की रोशनी कोहरे को छूती है और ऐसा लगता है जैसे उसके बीच कोई खड़ा हो। निताई ने तेज सांस लेते हुए कहा, वो क्या है? हवा रुक गई, लहरें गायब, केवल नाव की लकड़ी की चरमराहट और रेडियो में एक और आवाज, डोंट लुक डाउन, नीचे मत देखना। हवाएं थम गईं, दुनिया जैसे थम गई। हरन ने कंपास देखा, सुई गोल गोल घूम रही थी और फिर इंजन बंद हो गया। पूरे समंदर में घुप अंधेरा। आधी रात, बोट के चारों तरफ धुंध इतनी घनी हो चुकी थी कि कोई कुछ नहीं देख पा रहा था। निताई डेक पर खड़ा था, हवा स्थिर, पानी शांत, और तभी बोट के किनारे पर कोई खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा, जैसे पानी में बहुत देर रहने से फूल गया हो। और सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें नहीं थीं, बस काले धंसे हुए गड्ढे। निताई की सांस रुक गई, गला सूख गया। वो आदमी बिना हिले खड़ा रहा, जैसे इंतजार कर रहा हो कि कोई उसे देखे। निताई ने कांपते हुए आवाज लगाने की कोशिश की, हा ना, लेकिन आवाज बाहर ही नहीं निकल रही थी। वो परछाई धीरे धीरे बोट के किनारे से पीछे झुककर पानी में लुप्त हो गई, जैसे किसी धंसे हुए जहाज का निवासी वापस अपने घर जा रहा हो। निताई जोर से चीख पड़ा। सब भागते हुए बाहर आते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। गोपी डर से कांपते हुए बोला, निताई, कुछ पीकर आया है क्या? निताई रोने लगा, मैंने सच में देखा, वो यहां खड़ा था, उसकी आंखें नहीं थीं। हरन गुस्से में चिल्लाया, चुप, सब चुप, डर फैलाने की जरूरत नहीं। लेकिन उसके हाथ भी कांप रहे थे। और तभी रेडियो अपने आप ऑन हो गया। स्टैटिक, फिर एक गहरी टूटी हुई आवाज, यू क्रॉस्ड द लाइन, गो बैक, तुमने सीमा पार कर ली है, अब वापस जाओ। धुंध और घनी, पानी अचानक गाढ़ा सा महसूस होने लगा था। हरन डरते डरते टॉर्च लेकर बोट के किनारे पहुंचता है। वो टॉर्च पानी में डालता है। पहले तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन फिर
पानी के नीचे एक पुरानी जल चुकी नाव दिखाई देती है, कंकाल जैसी टूटी हुई, लकड़ी जली हुई, लोहे की सलाखें काली, और उस नाव के बीच 7-8 इंसानों जैसे साए तैर रहे थे, बिना हिले डुले, बिना कोई हरकत, जैसे पानी में खड़े हों, जैसे मौत ने उन्हें रोक कर रखा हो। उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ काली खाली जगहें। हरन की टॉर्च का प्रकाश जब उन पर पड़ा, वो सारे साए एक साथ ऊपर की तरफ मुड़े, सीधे हरन की आंखों में। हरन के हाथ से टॉर्च छूट गई। बोट जोर जोर से हिलने लगा, लकड़ी चटकने की आवाज, रेडियो से चीखें, कोहरा घूमने लगा। बबलू चिल्लाया, दादा भागो भागो। और यहीं दोपहर की शांत लहरों ने जिस समंदर का चेहरा दिखाया था, अब वही समंदर रात के 2:30 बजे अपना असली रूप दिखाना शुरू कर चुका था। एक डूबी हुई नाव, जले हुए लकड़ी के ढांचे, और उसके भीतर खड़े हुए काले साए जैसे इंसान। वो सब किसी डरावनी कहानी का हिस्सा नहीं था, बल्कि उन्हीं की नाव के नीचे घट रहा था। बोट चीख रही थी, लकड़ी के तख्ते अंदर से दबाव झेल रहे थे, जैसे नीचे से कोई उसे पकड़कर खींच रहा हो। बोट इतनी हिलने लगी थी कि बबलू लड़खड़ा कर गिर पड़ा। निताई डेक के खंभे को पकड़कर खड़ा था। कैलाश इंजन को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इंजन जैसे पत्थर बन चुका था। हरन टॉर्च गिरा चुका था, लेकिन उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। गोपी डरते डरते बोला, दादा नीचे कोई है, नीचे कोई है। और फिर एक जोरदार थप्पड़, जैसे किसी ने नाव के बिल्कुल नीचे से खुली हथेली से थप्पड़ मारा हो। पूरा डेक झटका खा गया। निताई चीख पड़ा, हम इस जगह से बाहर नहीं जा पाएंगे, ये लोग हमें जाने नहीं देंगे। हरन गरजता है, चुप, कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन उसकी आवाज खुद कांप रही थी। समंदर और कोहरा दोनों एक दूसरे में घुलकर नाव को धीरे धीरे लगभग किसी पिंजरे की तरह घेर रहे थे। रात 2:40। अचानक बोट के दाहिने हिस्से पर हल्की हल्की खरोंच की आवाज आने लगी, ग्रर ग्रर ग्रर, जैसे कोई लंबे नाखूनों से लकड़ी को चीर रहा हो। गोपी की सांस अटक गई। ये क्या है दादा? कैलाश टॉर्च लेकर उस तरफ घूमा, पर कोहरा इतना घना था कि 1 फुट आगे भी कुछ नहीं दिखता था। लेकिन आवाजें बढ़ने लगीं। अब ऐसा लगने लगा कि कोई सिर्फ खरोंच नहीं रहा, बल्कि चढ़ने की कोशिश कर रहा है। लकड़ी का तख्ता अंदर की ओर दब रहा था, जैसे कोई वजनदार चीज उसके ऊपर खड़ी हो। बबलू रोने लगा, दादा कोई ऊपर आ रहा है। हरन ने तुरंत एक डंडा उठा लिया। उसका दिल इतना तेज धड़क रहा था कि खुद उसे अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। और फिर वो पल आया जिसने सबकी रीढ़ जमा दी। कोहरे के अंदर से धीमी, गीली, भारी कदमों की आवाजें आईं। ठप, एक कदम, ठप, दूसरा कदम। ऐसा लगता था कि कोई भीगा हुआ आदमी नंगे पांव उनके डेक पर घूम रहा है। सबकी सांस अपनी जगह पर रुक गई। हरन ने टॉर्च उठाई और उस दिशा में रोशनी मारने की कोशिश की, पर रोशनी का घेरा कोहरे में जाकर ऐसे गायब हो जाता जैसे उसे निगल लिया गया हो। और तभी ठप ठप ठप, अब वे कदम तेजी से डेक के बीच आ रहे थे। गोपी की आवाज में खौफ खुलकर बाहर आ गया, ये इंसान नहीं है दादा, ये इंसान नहीं है। हरन ने आखिरी हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। जैसे ही वो नाव के बीच वाले हिस्से तक पहुंचा, उसे लगा कि कोहरा थोड़ा सा एक जगह इकट्ठा हो रहा है, ऐसा कि जैसे कोई अदृश्य इंसान वहां खड़ा हो। कैलाश ने हाथ कांपते हुए रेडियो उठाया, कोई है यहां? कोई हमें सुन सकता है? हमारी नाव, कुछ हो रहा है, प्लीज रिप्लाई। लेकिन रेडियो से सिर्फ चीखने जैसी स्टैटिक आती रही, आवाजें जो ह्यूमन नहीं थीं। कोहरा थोड़ा सा छटा और तभी बोट के डेक पर एक बड़ा गीला पद चिन्ह साफ दिखाई दिया, बिल्कुल इंसानी पैर जैसा, पर उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी, हील की जगह गड्ढा, जैसे किसी का पैर मांस नहीं बल्कि पानी और राख से बना हो। गोपी चीखने ही वाला था कि दूसरा पद चिन्ह, फिर
तीसरा, फिर चौथा। यानी वहां कोई चल रहा था लेकिन दिख नहीं रहा था। निताई की आवाज कांप उठी। ये वही लोग हैं दादा जो उस डूबी हुई नाव में थे। ये हमें अपने साथ खींचने आए हैं। नाव अब धीरे धीरे दाईं तरफ घूमने लगी। इंजन बंद, हवा बंद, लहरें बंद, फिर भी नाव घूम रही थी, जैसे कोई नीचे खड़ा उसके तले को पकड़कर उसे घुमा रहा हो। हरन ने चिल्लाकर कहा, रस्सियां पकड़ो, बैलेंस रखो, नाव उलट जाएगी। पर इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, नाव इतनी जोर से घूमी कि गोपी पैर फिसलकर बिल्कुल किनारे तक पहुंच गया। उसे बचाने के लिए कैलाश लपका और दोनों चिल्लाए, पकड़ो। हरन ने गोपी का हाथ पकड़ा, लेकिन जैसे ही गोपी का दूसरा हाथ पानी के बहुत करीब आया, उसकी कलाई पर किसी अदृश्य हाथ ने जोर से पकड़ लिया। गोपी दर्द से दहाड़ा, दादा कोई मेरा हाथ पकड़े है। हरन ने पूरी ताकत लगा दी। निताई भी भाग कर आया, पर वो अदृश्य पकड़ इतनी ठंडी थी कि गोपी का हाथ नीला पड़ने लगा। बबलू चीख रहा था, दादा उसे खींच रहे हैं, उसे नीचे ले जा रहे हैं। पानी में हलचल तेज हो गई। पानी किसी सामान्य लहर जैसा नहीं था, ये सीधा ऊपर की ओर उछल रहा था, जैसे कोई ताकत अंदर से उठकर गोपी को नीचे खींचने की कोशिश कर रही हो। गोपी चीख रहा था, मुझे बचा लो दादा, मुझे मत गिरने दो, मैंने क्या बिगाड़ा किसी का। हरन और निताई ऊपर से गोपी को खींच रहे थे, नीचे से कोई ताकत उसे खींच रही थी। गोपी का शरीर दो दिशाओं में अमानवीय तरीके से झूल रहा था। कैलाश ने चिल्लाया, रस्सी रस्सी दो। बबलू दौड़कर रस्सी लाया। जैसे ही हरन गोपी की कमर में रस्सी बांधने जा रहा था, नीचे से एक और झटका, इस बार इतना जोरदार कि गोपी का पूरा शरीर नाव के बाहर आधा लटक गया। गोपी की आंखें लाल हो गईं, उसकी उंगलियां लकड़ी को खरोच रही थीं, लेकिन लकड़ी पर खून नहीं, पानी गिर रहा था, जैसे उसके हाथ के अंदर अब खून नहीं, सिर्फ नमक बचा हो। वे सब गोपी को बचाने में लगे थे, लेकिन गोपी ही पानी के नीचे देख पा रहा था। उसने डूबते उभरते पानी में एक भयानक चीज देखी, एक चेहरा, पत्थर जैसा सफेद, बिना आंखों का, जैसे समुद्र ने उसे खोलकर वापस थूक दिया हो। वही चेहरा धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। गोपी बेकाबू चीख रहा था, दादा ये वही है, वही जो निताई ने देखा था, वही आदमी। हरन ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी उस अदृश्य पकड़ ने गोपी को पानी की गहराई में अचानक नीचे खींच लिया। गोपी की चीख एकाएक दब गई। झटाक, छपाक, खामोशी। निताई जमीन पर गिर पड़ा। हरन का हाथ कांप रहा था। कैलाश ने आखिरी बार पानी में झांका, लेकिन नीचे सिर्फ काला अंधेरा था। कोई छटपटाहट नहीं, कोई हाथ नहीं, कोई बुलबुला नहीं। गोपी एक पल में समुद्र का हिस्सा बन चुका था। बबलू रोते रोते बोला, हमने उसे खो दिया दादा, हमने उसे खो दिया। हरन खामोश बैठ गया। उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट चुका था। निताई कांपते हुए बोला, दादा अब हम भी नहीं बचेंगे, ये हमें नहीं जाने देगा। नाव अब धीरे धीरे बह रही थी। कोहरा स्थिर था और सबकी आंखें सूनी। कैलाश अचानक उठ खड़ा हुआ। उसने नाव के किनारे की लकड़ी पर कुछ अजीब देखा। वहां वो उंगली से बने 3 शब्द धीरे धीरे उभर रहे थे, कालिदास 1998। हरन ने माथा पकड़ लिया। निताई के चेहरे से खून उतर गया। बबलू ने डर के मारे पूछा, ये कौन है दादा? हरन ने कांपते हुए कहा, 1998 में K12 रूट पर एक मछुआरों की नाव डूबी थी। उसका कैप्टन था कालिदास। बबलू सुन्न हो गया। कैलाश बुदबुदाया, दादा क्या वही लोग, क्या वही लाशें जो नीचे तैर रही थीं, क्या वो उसी नाव के लोग थे? हरन ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब अब उसी समंदर में तैर रहा था जिसने अभी अभी उनके साथी को निगल लिया था। जैसे ही सब एक दूसरे को देख ही रहे थे, रेडियो पर अचानक एक साफ, गहरी, बूढ़ी आवाज आई, छोड़ो, ये मेरा रास्ता है। सब स्तब्ध।
कैलाश ने कांपते हुए कहा, ये किसकी आवाज थी? हरन धीरे से बोला, कालिदास की। डेक पर पानी टपकने की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा, डेक पर एक और गीला पद चिन्ह बन रहा था। धीरे धीरे, एक एक कर, जैसे कोई नाव पर वापस आ रहा हो। और जैसे ही तीसरा गीला पद चिन्ह बना, निताई की आंखें फैल गईं, उसके होंठ कांपने लगे। उसने डर से इशारा किया, दादा पीछे। सबने मुड़कर देखा। डेक के कोने में कोहरा एक इंसान के आकार में धीरे धीरे जमा हो रहा था। बबलू की चीख गले में दब गई। कैलाश का हाथ सुन्न पड़ गया। वो आकृति धीरे धीरे घनी होती जा रही थी और अंत में कोहरे में से एक चेहरा उभरा, बिना आंखों का, सफेद सूजा हुआ चेहरा, सीधा उन्हें देखता हुआ। वो कालिदास था। और जैसे ही वो पहला कदम आगे बढ़ाता है, नाव मां गंगा 12 के डेक पर कोहरे से उभरती हुई एक मानवीय आकृति धीरे धीरे आकार ले रही थी। वो कोई साधारण साया नहीं था, वो था कालिदास, 1998 में लापता हुई उस नाव का कप्तान, जिसकी लाश कभी नहीं मिली, जिसके साथ उसके सभी साथी समंदर में समा गए थे। और आज वो इसी नाव पर लौट आया था। बबलू के होंठ कांप रहे थे। कैलाश का दिल इतने जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही छाती में गूंज सुनाई दे रही थी। निताई पीछे हट चुका था। हरन के चेहरे पर डर के साथ साथ गुस्से और सदमे का मिला जुला भाव था। डेक पर बने गीले पद चिन्हों का आखिरी निशान उस आकृति के पैरों के पास रुक गया और कोहरा एक झटके में उसके चेहरे पर से हट गया। चांदनी की हल्की रोशनी उसके भीगे हुए चेहरे पर पड़ी। आंखें नहीं थीं, सिर्फ गहरी काली गुफाएं। नाक धसी हुई, गाल फटे फटे से, ठोड़ी जैसे किसी ने चाकू से उकेरी हो। पूरे चेहरे पर अजीब सी राख और नमक जमा हुआ था, जैसे वो अभी अभी 20 साल पुरानी मौत से उठकर आया हो। बबलू डरते डरते हरन की बांह पकड़ लेता है। हरन धीरे से फुसफुसाता है, शांत रहो, कोई आवाज मत करना। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोहरे की वो आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके पैरों के नीचे डेक पर पानी टपक रहा था, छप छप छप, जैसे किसी ने उसे पानी में डुबोकर बाहर निकाल दिया हो। कैलाश ने कांपते हुए कहा, दादा, वो हमें देखने आया है। निताई ने हिम्मत करके एक कदम पीछे लिया, लेकिन हरन ने उसका हाथ पकड़ा। भागोगे तो ये पीछा करेगा, खड़े रहो। कैलाश ने धीरे धीरे रेडियो उठाया, शायद मदद बुला सके। लेकिन तभी उस आकृति ने अपना सिर हल्के से दाईं ओर घुमाया। उसकी नजरें कैलाश पर पड़ीं और रेडियो अपने आप जमीन पर गिर गया। टूट गई फ्रीक्वेंसी, टूट गया साहस। वो आकृति मुंह खोले बिना ही एक आवाज निकालती है, एक ऐसी आवाज जैसे किसी की सांसें पानी के अंदर अटकी हों। कहाँ जा रहे हो? सभी के दिमाग सुन्न हो गए। आवाज इतनी गहरी, इतनी भारी कि लगता था जैसे सीधा किसी के सीने के अंदर से आ रही हो। निताई ने हकलाते हुए कहा, हम बस वापस जा रहे हैं। उस आकृति ने धीरे धीरे कदम रोके, फिर अपना हाथ उठाया। उंगलियां लंबी, काली, ऐसी कि इंसान की उंगलियों जैसी नहीं। हाथ सीधा निताई की ओर इशारा कर रहा था। जैसे ही उसने उंगली उठाई, नाव का दाहिना हिस्सा इतनी जोर से हिला कि निताई गिर पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, ये मुझे खींच रहा है, दादा बचाओ। हरन भागकर निताई को उठाता है। बबलू भी दौड़कर आया, लेकिन पानी फिर से निताई की ओर उठता गया, जैसे वो उसका चुना हुआ हो। समंदर की लहरें जहां शांत थीं, वहीं सिर्फ निताई के पैरों के पास चक्रवात जैसा घूमने लगीं। कैलाश चीखा, ये उसे ले जाएगा, इसका निशाना निताई है। हरन ने निताई को कसकर पकड़ा, लेकिन निताई झटके खा रहा था, जैसे कोई उसे अंदर से खींच रहा हो।
नीचे से आवाजें आ रही थीं, हमें लौटा दो, नौका वापस दे दो, हमारी यात्रा पूरी कर दो। और सबसे गहरी आवाज, कालिदास इंतजार कर रहा है। निताई अचानक चिल्लाया, दादा वो वही है जिसकी नाव डूब गई थी, वो नाव अभी नीचे है, वो हमें अपने जैसा बनाना चाहता है। हरन ने हिम्मत जुटाकर नीचे झांका और उसने देखा पानी के नीचे वो जल चुकी काली नाव बिल्कुल पास आ चुकी थी और उसके ऊपर अंधेरे जैसे बने 7-8 साए धीरे धीरे सतह की ओर बढ़ रहे थे, जैसे वो जीवित लोगों को अपने साथ गहराई में ले जाने वाले हों। हरन चिल्लाया, तुम लोग वापस नीचे जाओ, हम तुम्हारी नाव नहीं हैं, हमें छोड़ दो। लेकिन वो आवाज डेक पर ही गूंज गई, रोके नहीं, रोक नहीं सकते। वो आकृति अब पूरी तरह निताई की तरफ आगे बढ़ चुकी थी। निताई हरन की पकड़ में था, लेकिन उसका शरीर लगातार आगे की ओर खींचा जा रहा था। बबलू चिल्ला रहा था, दादा उसकी पकड़ ढीली हो रही है। निताई रोते हुए बोला, दादा मैं नहीं जाना चाहता, मुझे मत छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अदृश्य हाथ उसे खींचते जा रहे थे। कैलाश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर निताई के दूसरे हाथ को पकड़ा, पर तभी उस आकृति ने अपनी उंगली थोड़ी और ऊपर उठाई और निताई का पैर एक झटके में नाव के बाहर फिसल गया। उसके मुंह से निकली सबसे दर्दनाक चीख। हरन चिल्लाया, निताई नहीं। बबलू रो पड़ा, दादा उसको पकड़ो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक नीचे से एक जोरदार धक्का और निताई सीधा नाव के किनारे से बाहर जा गिरा। हरन ने क्षितिज को चीर देने वाली चिल्लाहट मार दी। कैलाश नीचे झुककर निताई को देखने लगा। बबलू ने रस्सी फेंकने की कोशिश की, लेकिन नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ घना काला पानी। न निताई की चीख, न कोई छटपटाहट, न कोई बुलबुला, बस खामोशी, एकदम गहरी, एकदम अंधेरी, एकदम मौत जैसी। गोपी के बाद अब निताई भी समंदर में समा चुका था। हरन की आंखें खाली हो गई थीं, उसकी आत्मा जैसे सुन्न हो गई थी। उसने उस आकृति की ओर देखा जो अब उनके बिल्कुल बीच खड़ी थी, और वो आकृति बोली, एक और बाकी है। डेक पर सन्नाटा छा गया। सिर्फ 4 लोग बचे थे, हरन, कैलाश, बबलू और वो साया, वो कालिदास जो 20 साल से किसी की प्रतीक्षा कर रहा था। हरन ने दांत भींचते हुए कहा, अब तू चाहे जो कर ले, हम में से कोई तेरे साथ नहीं जाएगा। उस आवाज ने धीमे से फुसफुसाया, गलत समझ रहे हो। बबलू ने डर कर पूछा, तो फिर तू चाहता क्या है? आकृति धीरे धीरे हर कदम पर पानी टपकाते हुए हरन की तरफ बढ़ने लगी। हरन पीछे हटता गया और तभी वो आवाज पहली बार स्पष्ट होकर बोली, हमारी नाव वापस। हर कोई हैरान। कैलाश ने कहा, ये हमारी नाव नहीं मांग रहे, ये अपनी नाव तलाश रहे हैं। हरन समझ गया, कालिदास की डूबी नाव नीचे कहीं पड़ी थी। उसकी आत्मा समझ नहीं पा रही थी कि ऊपर तैर रही नाव उनकी नहीं है। उनका गुस्सा, उनका दर्द, उनकी मौत सब अभी भी समंदर में कैद था। अचानक नाव पूरी तरह रुक गई। कोहरा स्थिर हो गया, पानी बहना बंद हो गया। ऐसा लगा जैसे समंदर ने उन्हें एक जगह रोक लिया हो। हरन ने डरते हुए नीचे देखा और उसे लगा नीचे वही पुरानी डूबी हुई नाव अब उनकी नाव के ठीक नीचे सीधी खड़ी है, जैसे दोनों नावें एक दूसरे के ऊपर सजा दी गई हों। और उस पुराने ढांचे के भीतर 6-7 इंसानों जैसे साए खड़े थे। इस बार सिर्फ तैर नहीं रहे थे, उनकी गर्दनें उठी हुई थीं और वे सब ऊपर वाली नाव की तरफ देख रहे थे। हरन का दिल सीधे पेट में गिर गया। कैलाश फुसफुसाया, दादा अगर ये हमें नीचे खींच ले गए तो हम भी उसी नाव का हिस्सा बन जाएंगे। बबलू रोते रोते गिर पड़ा और तभी वो आकृति हरन के बिल्कुल पास आकर रुक गई। उसका चेहरा हरन से कुछ इंच दूर। उसकी आवाज इतनी डरावनी, इतनी टूटी हुई कि जैसे वो गहरे समंदर से सीधे उसके दिमाग में घुस रही हो। हमारी आखिरी यात्रा
पूरी करो। हरन ने कांपते हुए पूछा, क्या मतलब, कौन सी यात्रा? आकृति धीरे से बोली, बंगाल की खाड़ी जहां रोशनी डूब जाती है। और फिर नाव ने अचानक खुद ब खुद चलना शुरू कर दिया। किस दिशा में, कहां लेकर जा रही है, किसकी बस में, किसके आदेश पर, और भाग्य के किन पंजों में? यही हिस्सा मां गंगा बारा। नाव अपने आप चलने लगी थी। इंजन बंद था, हवा बंद थी, लहरें भी स्थिर थीं, फिर भी नाव आगे बढ़ रही थी, ऐसे जैसे उसके नीचे कोई भारी ताकत उसे धकेल रही हो। हरन, कैलाश और बबलू डर के साए में खड़े थे और उनके सामने कालिदास की भूतिया आकृति, उसके बिना आंखों वाले गड्ढे सीधे उनकी तरफ देख रहे थे। कैलाश ने टॉर्च उठाकर आगे रोशनी डाली, लेकिन रोशनी कुछ फीट आगे जाकर यूं गायब हो रही थी जैसे कोहरा उसे खा रहा हो। हरन ने धीमे स्वर में कहा, यह नाव K12 रूट की तरफ जा रही है। बबलू रोते हुए बोला, दादा हम उधर नहीं जा सकते, वही जगह तो लोग श्रापित बोलते हैं। कैलाश की सांस अटक गई। दादा, 1998 में कालिदास की नाव भी यहीं डूबी थी। हरन के दिल पर किसी ने पत्थर रख दिया हो। उसने धीरे धीरे कहा, कालिदास अपनी आखिरी यात्रा पूरा करवाना चाहता है। बबलू फुसफुसाया, मतलब वो हमें उस जगह ले जा रहा है जहां उसकी मौत हुई थी। हरन ने सिर हिलाया, और शायद उसे चाहिए कुछ ऐसा जो उसकी नाव में अधूरा रह गया था। समुद्र पर अचानक कोहरा एकदम स्थिर हो गया, जैसे हवा किसी ने बंद कर दी हो। तापमान तेजी से गिरा, बबलू के दांत बजने लगे। कैलाश ने जैकेट कस ली, और तभी नाव के बिल्कुल सामने एक अजीब सी चीज दिखाई दी। रोशनी की एक पतली सी लकीर, जैसे समंदर के बीच एक टूटा हुआ दीपक बुझते बुझते टिमटिमा रहा हो। हरन ने आंखें सिकोड़कर देखा। कैलाश, वो क्या है? कैलाश ने धीमे स्वर में कहा, दादा, वो शायद वो जगह है जहां लोग कहते हैं रोशनी डूब जाती है। बबलू हांफते हुए बोला, दादा, वह रोशनी पानी के अंदर से आ रही है। और सच में लाइट ऊपर नहीं नीचे से चमक रही थी। समंदर असामान्य तरीके से पारदर्शी हो गया था। गहराई में एक हल्का सा नीला उजाला। हरन के चेहरे पर पसीना आ गया। ये क्या है? कोई जहाज, कोई गुफा, या? कैलाश बोला, दादा, वो शायद वो जगह है जहां लोग कहते हैं रोशनी डूब जाती है। बबलू हांफते हुए बोला, दादा, वह रोशनी पानी के अंदर से आ रही है। और सच में लाइट ऊपर नहीं नीचे से चमक रही थी। समंदर असामान्य तरीके से पारदर्शी हो गया था। गहराई में एक हल्का सा नीला उजाला। हरन के चेहरे पर पसीना आ गया। ये क्या है? कोई जहाज, कोई गुफा, या? कैलाश बोला, दादा, वो कालिदास की डूबी हुई नाव का अंतिम चिन्ह है। अचानक मां गंगा बारा पूरी तरह रुक गई। न इंजन, न लहर, न हवा, कुछ भी नहीं हिल रहा था, जैसे नाव शून्य में अटक गई हो। हरन ने नीचे घुटनों के बल बैठकर पानी में झांका, और जो उसने देखा उसका खून जम गया। नीचे 20-25 फीट गहराई में एक काली जली हुई पुरानी नाव सीधी खड़ी थी। वह वही नाव थी, कालिदास की। उसकी लकड़ी फटी हुई थी, धातु जंग लगी थी, और उसके ऊपर अभी कई इंसानों जैसे साए खड़े थे, मृत, स्थिर। लेकिन हरन की टॉर्च पड़ते ही उनके गड्ढे जैसी आंखों के खोखले ऊपर की तरफ उठ गए। बबलू चिल्लाया, दादा, वो हमें देख रहे हैं। कैलाश कांपते हुए बोला, दादा, वो सब जीवित नहीं हैं, लेकिन मरकर भी खड़े हैं। हरन ने अचानक महसूस किया कि नाव धीरे धीरे नीचे डूब रही है। रस्सी पकड़ो, कुछ करो, ये नाव नीचे जा रही है। कैलाश ने चिल्लाया, ये समंदर की लहर नहीं है, ये हमें वहीं ले जा रहा है जहां उसके लोग डूबे थे। बबलू रोने लगा, दादा, हम भी डूब जाएंगे, हमें बचाओ दादा। और तभी नाव ने हल्का सा टिल्ट किया, जैसे नीचे से किसी ने धकेला हो। अचानक ठक ठक ठक, नाव के तले से किसी ने जोर जोर से दस्तक देना शुरू किया। हरन बिजली की तरह चौंक गया। ये नीचे क्या है? कौन है? बबलू चिल्लाया, दादा, कोई नाव के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन कैसे? नीचे तो पानी है। दस्तक और तेज, ठक ठक ठक। कैलाश डरते डरते बोला, दादा, उनकी आत्माएं हमें अपनी नाव पर खींचने की कोशिश कर रही हैं। हरन ने गुस्से में डंडा उठाया। आओ, जो करना है कर लो, हम डरेंगे नहीं। और उसी समय कालिदास का साया हरन के सामने आकर खड़ा हुआ, इतना करीब कि उसकी चेहराहीन खाल हरन की टॉर्च की रोशनी में चमक रही थी। हरन की सांस रुक गई। कालिदास ने बिना होंठ हिलाए कहा, तुम हमारी यात्रा अधूरी छोड़कर नहीं जा सकते। कालिदास की बात खत्म होते ही नाव बाईं ओर झुक गई, इतनी जोर से कि बबलू डेक पर गिर पड़ा। कैलाश चिल्लाया, दादा, ये हमें पलटने की कोशिश कर रहे हैं। हरन दाईं रस्सी पकड़कर खड़ा हुआ, लेकिन उसकी पकड़ छूटती जा रही थी। नीचे से पानी का रंग बिल्कुल बदल गया। अब वो नीला, काला और फिर खून जैसा लाल हो गया, और उस लाल पानी में छाया जैसे हाथ ऊपर उठते दिखाई दे रहे थे। हरन कांप गया। ये क्या है? कैलाश हाँफते हुए बोला, दादा, ये वो सभी लोग हैं जो 1998 में डूबे थे। ये हमें नीचे वाली नाव में ले जाना चाहते हैं। बबलू डर के मारे चीख पड़ा, दादा, भागो, नाव छोड़ दो, हम नीचे गिर जाएंगे। लेकिन यहां भागना किसी के बस में नहीं था, क्योंकि नाव धीरे धीरे उस पुरानी मरी हुई नाव पर चढ़ रही थी, जैसे दो दुनिया एक दूसरे से मिलने वाली हों। डेक की लकड़ी अचानक फटने लगी। कैलाश ने नीचे झांका और एक पिचकाया हुआ, सड़ा हुआ सफेद हाथ लकड़ी के छेद से बाहर निकल रहा था। उस हाथ ने कैलाश की टखने को एक झटके में पकड़ लिया। कैलाश दहाड़ा, दादा, मुझे खींच रहा है, बचाओ। हरन दौड़ा, बबलू भी, लेकिन वो हाथ इतना शक्तिशाली था कि कैलाश को धीरे धीरे छेद के अंदर खींच रहा था। कैलाश रोते हुए चिल्ला रहा था, दादा, मत छोड़ो, मैं मर जाऊंगा। हरन उसे पकड़कर ऊपर खींचने लगा, लेकिन नीचे से दो और हाथ निकल आए। उन हाथों की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी, काली और गीली। उन्होंने कैलाश को जकड़ लिया। बबलू चीख रहा था, दादा, वो उसे ले जाएंगे, वो उसे नीचे ले जाएंगे। हरन चिल्लाया, नहीं, कैलाश को कोई नहीं ले जाएगा। हरन ने पूरी ताकत से कैलाश को ऊपर खींचा। एक पल के लिए लगा कि कैलाश बच जाएगा, लेकिन तभी नीचे से एक साया तेज झटके से उठा और उसने कैलाश को नीचे की तरफ इतनी ताकत से खींचा कि कैलाश का पूरा शरीर छेद के अंदर चला गया। कैलाश की आखिरी चीख, हरंदा, हरंदा, बचा, और फिर खामोशी। कैलाश समंदर की गहराई में गायब हो चुका था। हरन वहीं गिर पड़ा, उसकी आंखों से आंसू गिरे। बबलू उसके पास रोता रहा, और कालिदास का साया धीरे धीरे उनके बिल्कुल बीच आकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज, एक और बाकी है। हरन और बबलू, समंदर उन्हें उनकी मंजिल की ओर खींच रहा था। पुरानी डूबी हुई नाव नीचे खड़ी थी, साए ऊपर की ओर देख रहे थे, और कालिदास उनसे सिर्फ एक चीज चाहता था, अधूरी यात्रा पूरी करना। लेकिन वो यात्रा क्या थी? किसके लिए? क्यों? जहां हरन और बबलू या तो बचेंगे या उसी डूबी हुई नाव का हिस्सा बन जाएंगे। मां गंगा। 12 नाव पर सिर्फ 2 लोग बचे थे, हरन और बबलू। गोपी, निताई और कैलाश तीनों समंदर की गहराई में समा चुके थे। समंदर अब शांत नहीं था, समंदर अब जिंदा था, और उसकी आंखें हरन और बबलू पर टिकी थीं। नाव उस जगह पहुंचने वाली थी जहां 1998 में कालिदास और उसके साथी डूबे थे। नीचे वही काली, जली हुई पुरानी नाव सीधी खड़ी थी। उस पर खड़े हुए 2 दर्जन छाया साए ऊपर की नाव को घूर रहे थे, और कालिदास की आत्मा हरन के सामने खड़ी थी। रात के 3:15। समंदर पूरी तरह स्थिर था। कोहरा इतना घना कि हवा का एक झोंका भी नहीं। बबलू कांपते हुए बोला, दादा, मैं नहीं बच पाऊंगा। हरन ने उसे पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर और दर्द दोनों थे। बबलू, हम यहां से जिंदा निकलेंगे, तू बस मेरे साथ रह। लेकिन अंदर से हरन खुद टूट चुका था। उसके 3 दोस्त उसकी आंखों के सामने समंदर में समा गए थे, और अब वो स्वयं भी समंदर के ऊपर नहीं, उसकी कब्र बहा के ऊपर था। कालिदास का साया हरन के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी गहरे कुएं से किसी को भूतकाल में पुकार रहा हो। अधूरी यात्रा
पूरी करनी है। हरन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन सी यात्रा, क्या चाहते हो तुम, हमारा क्या कसूर है? उस आवाज ने कहा, हम डूबे नहीं थे, हमें लौटने नहीं दिया गया। हरन चौंक गया, लौटने नहीं दिया गया मतलब किसने? कोहरे में से नीचे खड़े साए हल्का हल्का हिलने लगे। कालिदास बोला, हवाओं ने नहीं, लहरों ने नहीं, इंसानों ने हमें डुबोया। हरन के दिमाग में जैसे झटका लगा। समंदर ने उन्हें नहीं मारा था, इंसानों ने। कालिदास आगे बोला, हम तस्करी पकड़कर सरकार को बताने जा रहे थे, पर हमारी नाव को एक और नाव ने जानबूझकर टक्कर मारी। हरन अविश्वास में, मतलब 1998 की वो घटना दुर्घटना नहीं थी, जबकि सारी दुनिया उसे तूफान और लहरों का हादसा मानती रही। कालिदास की आवाज टूटी, हमें मारा गया और हमें कभी घर लौटने नहीं दिया गया। हरन का दिल बैठ गया। 3 बातें साफ हुईं। 1, कालिदास की नाव दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई, उसे किसी ने जानबूझकर मारा। 2, वे सभी लोग बीच समंदर में फंस गए और डूब गए। 3, उनकी आत्माएं अधूरी यात्रा की वजह से भटक नहीं थीं। बबलू की आंखों से आंसू बह निकले। दादा, तो ये हमें क्यों मार रहे हैं? कालिदास की आवाज गरजी, हम किसी को मारना नहीं चाहते थे, बस अपनी आखिरी यात्रा पूरा करना चाहते थे। हरन गुस्से में, तो तुमने हमारे 3 साथियों को क्यों मार दिया? कालिदास ने अपनी खाली काली आंखों के गड्ढे हरन की तरफ मोड़कर कहा, जो डर कर भागे समंदर उन्हें खींच लेता है। हरन सुन, और हम? हरन ने पूछा। कालिदास बोला, तुम अभी भी हमारी यात्रा पूरी कर सकते हो। हरन ने सांस रोक ली। कैसे? और उसी समय नीचे पुरानी नाव में हलचल हुई। नाव थोड़ा ऊपर उठी, जैसे समंदर उसे सहारा दे रहा हो। कालिदास ने कहा, हमें हमारे गांव के किनारे लौटा दो। हरन स्तब्ध, मतलब तुम लोग अपने घर जाना चाहते हो? कालिदास, हाँ, हम समंदर में फंसे रह गए। बबलू ने डरते डरते पूछा, और अगर हम ना करें? कालिदास ने गर्दन टेढ़ी की, तो तुम हमारे जैसे बन जाओगे। हरन ने बबलू को पीछे खींचा। उसके मन में एक ही बात थी, अगर उन्होंने आखिरी यात्रा पूरी न की तो उनकी नाव भी नीचे वाली नाव का हिस्सा बन जाएगी, और फिर वो और बबलू भी उसी साए वाली भीड़ में शामिल हो जाएंगे। हरन ने धीरे से कहा, ठीक है, हम तुम्हें वापस ले चलेंगे। कोहरा हल्का सा हिला। कालिदास अपनी जगह से हट गया और नीचे खड़े सभी साए धीरे धीरे समंदर की गहराई में लौट गए। माँ गंगा बारह धीरे धीरे मुड़ने लगी, बिना इंजन के, जैसे कोई उसे रास्ता दिखा रहा हो। हरन ने कंपास देखा, सुई स्थिर थी। 20 घंटे बाद बबलू ने डरते डरते पूछा, दादा, क्या यह हमें घर तक ले जाएंगे? हरन ने कहा, हाँ, जब तक हम उनकी यात्रा पूरी नहीं करते। कई घंटों बाद अंधेरे में एक हल्की रोशनी दिखी। ये कोहरा नहीं था, ये सूर्योदय था। बबलू का चेहरा खिल गया। दादा, सूरज, हम बच जाएंगे। हरन ने गहरी सांस ली। नाव धीरे धीरे सुंदर बन के जंगलों की ओर आ रही थी, लेकिन तभी दूर से एक आवाज आई, इंडियन नेवी पेट्रोल शिप, स्टॉप, आप कौन हैं? हरन और बबलू जोर जोर से हाथ हिलाने लगे। यहाँ, हम यहाँ हैं, हमें बचाइए। नेवी का जहाज सीधे उनकी ओर मुड़ गया। लाउडस्पीकर से आवाज, आपकी नाव पर डिस्टर्ब्ड रेडियो सिग्नल मिला था, आपकी पोजीशन असामान्य थी। हरन और बबलू रो पड़े। उनके हाथ नेवी के जवानों ने पकड़ लिए। जैसे ही नेवी ने उन्हें रस्सी से खींचा, नीचे पुरानी नाव हिलने लगी, नीचे के साए उठने लगे। लेकिन कालिदास समंदर में खड़ा हरन और बबलू को शांत नजरों से देख रहा था। उसके चेहरे पर, या कहें चेहरे के धसे हुए छेदों पर, एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। नेवी के जहाज तक पहुंचने से ठीक पहले हरन ने देखा कालिदास ने अपना हाथ उठाकर हल्के से सलाम किया और फिर धीरे धीरे समंदर की गहराई में लुप्त हो गया। नीचे खड़ी वो पुरानी जल चुकी नाव बिना आवाज समंदर में घुलने लगी और फिर पूरी तरह गायब हो गई। हरन और बबलू थक चुके थे। नेवी के डॉक्टर उन्हें कंबल ओढ़ाकर गर्म चाय देते हैं। फिर नेवी अधिकारी पूछता है, आपकी नाव पर इन 3 लोगों का क्या हुआ? बबलू रोने लगता है। हरन धीरे धीरे पूरी कहानी बताता है। नेवी अधिकारी के चेहरे पर गंभीरता आ जाती है। 1998 में एक नाव डूबी थी इस इलाके में, अधिकारी कहता है।
सर, वो हादसा नहीं था, हरन बोला। अधिकारी सिर हिलाता है। हमेशा से शक था कि वो किसी तस्करी वाली नाव ने जानबूझकर मारी थी, लेकिन सबूत कभी नहीं मिला। हरन ने कहा, उनकी आत्माएं आज भी वापसी का इंतजार कर रही थी। अधिकारी एक लंबी सांस लेते हैं, शायद अब उन्हें शांति मिल गई। हरन और बबलू अस्पताल में भर्ती थे। नेवी ने दोनों को सुरक्षित माना। घटना को भ्रम, तूफान, डर और मानसिक आघात बताकर बंद कर दिया गया। लेकिन रात के 2:10 बजे अस्पताल के सीसीटीवी में एक हलचल रिकॉर्ड होती है। हरन और बबलू सो रहे थे। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलता है। कैमरे में दिखता है एक गीला साया दरवाजे पर खड़ा है। चेहरा नहीं, आंखें नहीं, बस पानी टपकता हुआ शरीर। वो साया धीरे धीरे कमरे के अंदर आता है, हरन और बबलू के बिस्तर की तरफ, और फिर वो हथेली उठाकर कैमरे की ओर बढ़ाता है और सीसीटीवी फुटेज अचानक काली हो जाती है। रिकॉर्डिंग समाप्त। अगली सुबह सीसीटीवी की पूरी फाइल करप्ट मिलती है। नेवी रिपोर्ट में लिखा नेचुरल कॉजेज प्लस हैलुसिनेशन। लेकिन हरन और बबलू जानते थे कोई आया था अपना आखिरी सलाम करने, और शायद तस्करी में मारे गए उन लोगों की आत्माएं अब सच में शांति से सो रही थीं, या शायद नहीं। समुद्र कभी सच नहीं बताता। समुद्र सिर्फ लेता है और कभी-कभी वापस भी लेने आता है।